केशव अब कबीर की तलाश में अपने घर तक आ गया था। वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। मीरा ने पहले उसका गुस्सा शांत करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर केशव नहीं माना। वो बात बात पर कभी कबीर को कोसता तो कभी काजल को। अलीशा ने भी हालत को देखते हुए केशव से बात करनी चाहिए, लेकिन केशव ने गुस्से में कबीर की फैमिली को टारगेट कर दिया। केशव ने इससे पहले भी कई बार कबीर को जलील किया था, मगर कभी भी कबीर की फैमिली के बारे में सवाल नहीं उठाए थे। बाद में कबीर अपने कमरे से बाहर निकला। वो जानता था कि आज किसी भी तरह से अपने आप को साबित करना है। उसने आते के साथ ही केशव को जवाब देना शुरू कर दिया। पिछले 2 साल का गुस्सा आज अचानक से फूट पड़ा था। वैसे तो कबीर नहीं चाहता था कि कुछ भी हो, मगर केशव को जवाब देना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। सारे सवाल जवाब के बाद कबीर समझ चुका था कि कुछ भी हो जाए, इस घर के लोग उसको अपना कभी नहीं मान सकते हैं। वो पिछले 2 साल से सबको खुश करते करते थक गया था। अब उससे और नहीं बर्दाश्त हो रहा था। इन सबको अलीशा भी देख रही थी। वैसे तो उसको केशव और मीरा के लिए दुख हो रहा था, मगर वो कहीं न कहीं जानती थी कि कबीर अभी जो कुछ कर रहा है वो सही है। कबीर ने हालत को देखते हुए फैसला किया कि वो इस घर को काजल के साथ छोड़ के चला जाएगा। काजल ने भी कबीर का साथ देते हुए जाने का सोच लिया था। केशव और मीरा अभी भी इस सदमे में थे कि कबीर ने उनको क्या कुछ नहीं बोल दिया है। उनको ये तक समझ नहीं थी कि उनकी बेटी जा रही है। अलीशा ने भी उनको बताने की कोशिश की, मगर बात नहीं बनी। रात का समय हो चुका था। अंधेरा और ठंड अपने पूरे शबाब पर थे। ऐसी रात में कबीर और काजल घर छोड़ के जा रहे थे। कबीर अभी काजल के साथ बाहर निकला ही था कि उसके सामने शंभुनाथ सारस्वत खड़े थे। शंभुनाथ के साथ प्रणव भी था। कबीर ने अभी ये उम्मीद नहीं की थी। उसको जरा सा भी नहीं लगा था कि इस घर की दहलीज पार करने से पहले शंभुनाथ सारस्वत उसके रास्ते में खड़े होंगे। शंभुनाथ एक दफा काजल को देख रहे थे और एक दफा कबीर को। इतनी ठंड भरी रात में काजल को कहां लेके जाने का इरादा है? शंभुनाथ सारस्वत ने कहा। शंभुनाथ के सवाल का कबीर जवाब नहीं देना चाहता था। वो अपने सर झुकाए काजल के साथ अपनी जगह पर खड़ा था। मैंने कुछ पूछा है आपसे कबीर? शंभुनाथ ने जरा तेज आवाज में कहा। ये मेरी पत्नी है, मैं इसे चाहे जहां लेकर जाऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कबीर ने आखिर में जवाब दिया। अच्छी बात है, रिश्ते निभाना बहुत अच्छी बात है। इससे ये तो पता लगता है कि तुम्हें अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा फिक्र है। मगर मेरे बच्चे, आपको ये भी समझना चाहिए कि घर के और लोगों की तरफ भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। शंभुनाथ ने कबीर को समझाते हुए कहा। आप जिस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं वो आपको भी समझनी चाहिए दादाजी। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अकेले हाथ से ताली बजाने वाले अक्सर अपने यकीन का मातम मनाते हैं। कबीर ने कहा। लॉजिकल अप्रोच रखते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ वक्त हो तो? शंभुनाथ ने कबीर से गंभीर आवाज में पूछा। कहीं न कहीं शंभुनाथ भी इस बात को समझ रहे थे कि कबीर को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो उसको बात करके समझाना चाहते थे। कबीर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। आज उसका एटीट्यूड बहुत कम लोग समझ सकते थे। अपने आप को कभी भी उसने इस परिवार से बाहर नहीं समझा था। कबीर शंभुनाथ से बात करने को तैयार हो गया। वो काजल के साथ सीधे सारस्वत विला में चला गया। उन सब के साथ अलीशा भी आ गई। घर के अंदर कबीर और काजल एक साथ खड़े थे। शंभुनाथ सामने वाले सोफे पे बैठ गए थे। प्रणव अपने पिता के पीछे खड़ा था। कुछ देर बाद मीरा और केशव भी वहां आकर खड़े हो गए। वो भी कबीर और काजल की तरह अपनी किस्मत का फैसला सुनने को आए थे। शंभुनाथ ने अपना गला साफ करते हुए कहा। मैं जानता हूँ कबीर कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। मुझे अफसोस है इस बात का नहीं कि मैं तुमको समझ नहीं पाया, बल्कि इस बात का कि मैं तुमको परिवार में जगह नहीं दे पाया। शंभुनाथ ने कबीर से माफी मांगते हुए कहा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है दादाजी। मैंने हमेशा इस परिवार का अच्छा चाहा, मगर कोई मुझे कभी समझ नहीं पाया। कबीर ने कहा। जहाँ प्यार है वही परिवार है। मैं खुद इस बात को मानता हूँ, मगर जहाँ परिवार होता है वहाँ समाज भी होता है। एक बात तुमको समझना चाहिए कि कभी भी कोई फैसला यूं ही नहीं लिया जाता है। शंभुनाथ ने कहा। यहाँ जो भी फैसला होता है वो मेरे खिलाफ ही होता है दादाजी। कबीर ने शंभुनाथ को कहा। सही कहा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर कबीर तुमको ये बात भी माननी पड़ेगी कि तुम जिस तरह से इस घर में आए थे उसका जवाब कौन देगा? शंभुनाथ ने कहा। तभी तो मैंने इस दरवाजे से बाहर जाने का फैसला किया है। कबीर घर के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला। अगर जाना ही था तो आए क्यों थे? शंभुनाथ ने तेज आवाज में कहा। इतना तेज था कि मानो शंभुनाथ ने अपने पूरे शरीर की ताकत से इस बात को कहा। कबीर ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह से सुनेगा। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। देखो कबीर, तुम हमारे दुश्मन नहीं हो, बस यूं कहो कि तुम्हारा आना किसी को पसंद नहीं था। शंभुनाथ ने भी इतना ही कहा था कि कबीर ने कुछ कहने को अपना सर उठाया, मगर शंभुनाथ ने उसको शांत कर दिया और अपनी बात जारी रखी। अगर अब जब तुमने इन 2 सालों में सबको प्रूव कर दिया है तो अब तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो? आप क्या कहना चाहते हैं दादाजी?
अगर मान लो कि मैं तुम्हें शुरुआत में ही इस घर से निकाल देता तो क्या होता? मगर कबीर, मैंने तुमको मौका दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ मौका मुझे भी मिलना चाहिए, शंभुनाथ ने कहा। वो अभी हर तरह से कबीर को मनाना चाहते थे। अच्छा है, आपने बात सुन ही ली है तो बात पूरी की जाए। कही दादाजी, आप सुन सकेंगे? कबीर ने कुछ आगे हुए बोला। हाँ कहो, मैं तैयार हूँ। ऐसे भी मैंने बहुत कुछ गवाया है नहीं सुनने के कारण, शंभुनाथ ने कहा। मैं मानता हूँ कि जिस तरह से मैं इस घर में आया वो गलत हो सकता था, मगर मैंने आज तक कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मैं किसी अलग परिवार से हूँ। मैं अनाथ था, मेरे साथ कोई नहीं था। जिंदगी में सबसे पहला एहसास मुझे काजल के साथ हुआ। मुझे मौका मिला और मैंने उस मौके को एक्सेप्ट कर लिया, मगर मुझे क्या पता था कि मैं जिस खुशी की तलाश में आ रहा हूँ वो मुझे मिलेगी नहीं। आप लोगों के लिए मैं नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं था, और नौकर बाजार में बहुत से, कबीर ने कहा। उसकी बात आज हर कोई बहुत ध्यान से सुन रहा था, मगर किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कबीर को टोक सके। नौकर वाली बात से पूरा घर बहुत ज्यादा खामोश था। क्या हुआ, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? बहुत कम ही ऐसा होता है जब मालिक के पास नौकर के सवाल का जवाब ना हो। अमीरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन तभी तक जब आप उसके गुलाम नहीं होते। ऐसे भी जो बात बिजनेस या पैसा ना हो वो बात आप लोगों को समझ नहीं आती है। घर में फैले सन्नाटे को देख के कबीर ने कहा। कोई भी उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। शंभुनाथ में अपना सर नीचे करके देख रहे थे। यहाँ पे अलीशा धीरे से कबीर के पास आई और बोली, आप लोग क्या समझते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर घर में किसी को उसकी सही जगह नहीं मिलती है तो उसका उस घर से चले जाना ही अच्छा है। अलीशा की यह बात किसी को भी पसंद नहीं आ रही, मगर अभी कबीर के हिसाब से सब लोग चुप थे। कबीर ने अलीशा को धीरे से कहा, थैंक्स। इतने में केशव अपनी जगह से उठ गया और कबीर के पास आकर बोला, तुमको जो करना है करो, मगर मेरे परिवार पे ऐसी उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। हाँ, हक तो सिर्फ आपके पास है, सब पे उंगली उठाने का। कबीर बोलते हुए पास आया और केशव की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ देर पहले यही काम आप कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो। मिस्टर केशव सारस्वत, किसी पे कमेंट करना ही बड़प्पन नहीं है। अपनी हाथ में रहो, भूलो मत तुम इस वक्त सारस्वत परिवार के घर में। केशव ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसकी बात को काटते हुए कबीर ने जोर से बोला, अरे काहे का परिवार? किस तरह का परिवार? अब तक कहाँ था ये परिवार? क्या ये परिवार सिर्फ इसलिए है कि किसी को जलील किया जाए? क्या ये परिवार केवल इसलिए है कि पैसों पे बिक जाए? क्या ये परिवार केवल इसलिए है कि यहाँ किसी को किसी का दर्द नहीं समझना है? और अगर परिवार ऐसा ही होता है तो अच्छा है कि मेरा कोई परिवार नहीं। बड़े आए परिवार वाले, सारस्वत परिवार। माने इस परिवार में बहुत सारे लूप होल्स हैं, मगर कबीर, चीजें और रिश्ते सुधरने से ही सुधर सकते हैं। जिद करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, प्रणव ने कहा। एग्जैक्टली, मगर एक बात तो आप लोग क्लियर करिए, आज अचानक से इतना बड़ा चेंज कहाँ से आ गया? अब सबको ये परिवार की कहाँ से याद आ गई? कबीर ने अपने हाथ को माथे पर रखते हुए कहा। कबीर की हर एक बात शंभुनाथ के कान में चुभ रही थी। उसको अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था। आज तक जिस तरह से कबीर को इस परिवार से प्यार नहीं मिला था, उस हिसाब से कबीर का गुस्सा बहुत ज्यादा कम था। इस घर में आने के बाद कबीर ने वो हर काम किया है जो किसी के घर के दामाद से नहीं कराया जाता है। पहले कबीर को कुत्तों की देखभाल करनी होती थी। इसके बाद कुछ दिन तक कबीर को घर में साफ सफाई का काम मिला था। बाद में कबीर ने खुद के दिमाग लगाकर अपने लिए डिलीवरी बॉय का काम ढूंढा था। काजल की पढ़ाई को देखते हुए कबीर ने केशव और मीरा के हर काम को खुद करना शुरू कर दिया। उसको लगा था कि किसी दिन शायद केशव और मीरा को उसकी अहमियत का अंदाजा लग जाए, लेकिन नहीं, कबीर के लिए उनके दिल में सिर्फ नफरत थी। इस नफरत को कम करने के लिए कबीर ने सारस्वत परिवार की हर बात को माना, मगर उसको इसके बदले में कुछ नहीं मिला। कबीर का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उसने वापस से केशव को देखा और कहा, अब मैं परेशान हो गया हूँ और इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं झेल सकता हूँ। मुझे माफ करिए और मेरा रास्ता साफ करिए। जरा काजल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? मीरा ने कहा। कबीर इस बात पे बहुत तेज हंसा और बोला, काजल को जितना आप लोग देख सकते थे आपने देख लिया। मेरा तो हटा, आप लोगों ने तो काजल के साथ भी बहुत ज्यादा पक्षपात किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? केशव ने परेशान होते हुए कहा। कबीर की इस बात से उसको जैसे बहुत बड़ा झटका लगा। सारस्वत परिवार की एक बेटी जिसके पास इतना पैसा है कि वो 10 लाख के मेकअप किट यूज करती, वहीं उसी घर में एक लड़की है जो कॉलेज में पढ़ रही है। उसका टोटल कॉलेज फीस भी 10 लाख नहीं है। बहुत अच्छा नजरिया है आप लोगों का, मानना पड़ेगा। कबीर इतना कहते हुए ताली बजाने लगा। वो घर में खड़े सभी लोगों को उकसा रहा था कि कोई कुछ बोले और वो उसको उसकी औकात याद दिलाए। कबीर की बात सुनकर सब लोग चुप होकर अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। क्या होगा कबीर की इस बात का असर इस परिवार पर? क्या शंभुनाथ अपने परिवार को टूटने से बचा पाएगा? इन सब के बीच काजल का क्या रिएक्शन होगा? क्या मोड़? कबीर ने यह फैसला किया था कि वो अब घर छोड़ के चला जाएगा। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जाने वाला है। उसके इस फैसले में काजल भी उसके साथ थी। कबीर इन चीजों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता
केशव या मीरा का सामना न करना पड़े। कबीर अभी घर से बाहर निकला ही था कि उसके सामने प्रणव और शंभुनाथ आकर खड़े हो गए। उन लोगों ने कबीर से ज्यादा कुछ तो नहीं कहा था, मगर उन्होंने उसे बातचीत का एक ऑप्शन दिया था। समझदारी दिखाते हुए कबीर ने शंभुनाथ से बात करने की हामी भर दी। घर के अंदर जब बातचीत शुरू हुई थी तो कबीर ने बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए जिसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था। केशव ने उसको रोकने का सोचा भी, लेकिन कबीर की दलील के आगे उसकी एक भी ना चली। इस जगह घर में केवल अलीशा ही कबीर के सपोर्ट में थी। वो जानती थी कि कबीर जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। आखिर में जब घर वाले कबीर को हरा नहीं सके तो उन्होंने काजल की बात निकाल दी, मगर कबीर के पास काजल का तोड़ था तो उसने सारस्वत परिवार को याद दिला दिया कि मानसी और काजल के बीच भी किस तरह का फर्क किया जाता है। ये सुनने के बाद सभी के होश उड़ गए थे। अब तो कबीर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कबीर ने बहुत बारीकी के साथ अपने 2 साल के सभी ऑब्जर्वेशन को परिवार वालों के सामने रख दिया था। अब केशव सारस्वत भी बैकफुट पर आ गए थे। कोई नहीं जानता था कि कैसे कबीर ने आज ऐसा रुख अपना लिया है। हर पल गाली सुनने वाला आज सबको मार रहा है। उसके एक एक शब्द सारस्वत परिवार के काले सच को बता रहे थे। अभी तो कबीर के पास बहुत कुछ बचा था, मगर आज उसने सबको जीत लिया था। पहले तो उसने घर में अपने होने का एहसास दिलाया था। रात के 10 बज चुके थे। शंभुनाथ सारस्वत अपनी जगह से उठ के आए और कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा माना कि हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मगर अब इस उम्र में तुम्हें नहीं लगता कि मुझे काफी सजा मिल चुकी है? कबीर के कंधे पे जब शंभुनाथ ने हाथ रखा तो कबीर का दिल अब पिघलने लगा था, मगर वक्त की बात को समझते उसने अभी भी किसी पे इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। मैं कहा आपको सजा दे रहा हूं दादाजी, मैं तो बस यहाँ के लोगों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि उनको भी पता लगे कि वो असल में कैसे हैं। कबीर ने घर वालों को देखते हुए शंभुनाथ सारस्वत से कहा, अंधों के शहर में आईना बेचना कहां से सीखा तुम? शंभुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना हुनर होता है, आप चाहे इसे जैसा भी करना चाहे। कबीर ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर एक बात बताओ, तुम जाओगे तो मेरा क्या होगा? एक बार तो बचा चुके हो, अब क्या चाहते हो ये बता दो। शंभुनाथ ने बेबसी भरे लहजे में बोला, दादाजी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर आपके खातिर तो मुझे भी बुरा लगता है। कबीर ने कहा। शंभुनाथ ने कुछ भी कहने से पहले अपने मन में कुछ सोचा और कबीर से कहा, जरा मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शंभुनाथ की इस बात को सुनकर कबीर थोड़ा चौंक गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि शंभुनाथ उससे क्या बात करना चाह रहे हैं। उसने काजल की तरफ देखा। काजल ने भी इशारे में कबीर को हाँ बोल दिया। कबीर फिर बिना कुछ कहे घर के सामने वाले बगीचे में चले गया। उसके पीछे पीछे शंभुनाथ भी चले गए थे। उन लोगों को अकेला बाहर जाता देख घर के दूसरे लोगों में भी बहुत ज्यादा डर का माहौल हो गया था। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर किस बात के लिए शंभुनाथ सारस्वत कबीर को बाहर लेकर गए थे। ऐसा क्या हो सकता है जो पापा बाहर गए? इससे बात करने के लिए प्रणव ने पूछा। वो बोलते बोलते बहुत आगे आ चुका था। अब दोनों भाई एकदम से एक दूसरे के बगल में खड़े थे। यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात है जो पापा ऐसे बाहर गए हैं। केशव ने प्रणव को जवाब दिया। अच्छा सुनो, जब कबीर अंदर आएगा तो तुम उससे ऐसी कोई भी बात नहीं करोगे जिससे कि उसको कोई तकलीफ हो। ध्यान रखना इस बात का। प्रणव ने बोला, भैया आप भी आज उस कल के आए लड़के की साइड ले रहे हो? यकीन नहीं होता कि केशव सारस्वत का भाई ऐसा बोल रहा है। केशव ने अपने भाई को समझाते हुए कहा, बात सपोर्ट करने की नहीं है, बस तुम इतना समझो कि हमने आज तक जो कुछ उस लड़के के बारे में सोचा या कहा वो सब गलत था। प्रणव ने कहा, ये आप बोल रहे हो भैया? याद करो आप उससे कितने परेशान थे। अब जब मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है तो आप उस लड़के का सपोर्ट कर रहे हो। केशव ने बोला। इस वक्त केशव नहीं जानता था कि उसका बड़ा भाई यानी कि प्रणव सारस्वत क्यों कबीर का सपोर्ट कर रहा है। कबीर के पास प्रणव के सभी गुनाहों का काला चिट्ठा था। अगर गलती से भी वो उन सबको पुलिस या घर वालों के सामने रख देता तो प्रणव का पूरा जीवन जेल में गुजर जाता। यहाँ पे प्रणव का पैसा भी कोई काम नहीं आता। अब प्रणव की हर सांस कबीर के हिसाब की थी। खैर अभी अपने छोटे भाई को समझाने के लिए प्रणव ने उसी केस का इस्तेमाल किया जिसके कारण उसकी जान कबीर के हाथ में थी। केशव देखो मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है, मगर उसने हमारे पिता को मुसीबत के वक्त बचाया है। तुमको उसका एहसान मानना चाहिए। क्या करूं भैया, इस लड़के को जब देखता हूँ मुझे अपने सारे दुख याद आ जाते हैं, केशव ने कहा। इससे पहले कि केशव और प्रणव कुछ और बात करते कबीर वापस से अंदर आ गया।
इस दफा कबीर के चेहरे पर गुस्सा नहीं दिख रहा था। कबीर के ठीक पीछे पीछे शंभुनाथ सारस्वत भी थे। उन्होंने घर में आते ही केशव और मीरा को अपने घर जाने को कहा। वहीं काजल और कबीर सीधा शंभुनाथ के कमरे में चले गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जो लड़का अभी कुछ सुनने को तैयार नहीं था, अचानक से वो आया और घर के अंदर चला गया। प्रणव ने भी शंभुनाथ से बात करने की कोशिश की, मगर शंभुनाथ ने उसको इशारे में शांत रहने को बोल दिया। ऐसा लग रहा था कि सारस्वत परिवार में उठा तूफान अब शांत होने लगा था। हर कोई अपने अपने कमरे में चला गया, सिवाय शंभुनाथ के। वो अभी भी हॉल में बैठ के अकेले ही सिगार का लुत्फ उठे रहे थे। आने वाले वक्त में उनको बहुत सारे फैसले लेने थे, जिसका असर सारस्वत परिवार के हर शख्स पे पड़ने वाला था। हर एक सिगार की फूंक के साथ शंभुनाथ इस बात को समझ रहे थे कि उनको अपने आप को हर तरह से तैयार रखना हो। अगली सुबह घर का माहौल बहुत अच्छा था। शंभुनाथ अपने गार्डन में कुछ फेरबदल कर रहे थे। कबीर ऊपर वाली बालकनी से उनको सब करते हुए देख रहा था। तभी उसके पीछे काजल आ जाती है, जो फ्रेश होने गई थी। आप यहाँ क्या देख रहे हैं? काजल ने पूछा। वो अपने चेहरे को साफ करते हुए कबीर से बात कर रही थी। कुछ खास नहीं, दादाजी को देख रहा था, कबीर ने कहा। ऐसा क्या कर रहे हैं दादाजी? जरा मैं भी तो देखूं, काजल ने कहा। आपको क्या लगता है कबीर, दादाजी रात को हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? कई दफा आदमी अपनी गलतियों से सिखाने की कोशिश करता है, मगर सीख कर भी वो उनको सुधार नहीं पाता है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। फिलहाल ये समझो कि तुम्हारे घर में बहुत कुछ होने वाला है, कबीर ने कहा। वो लगातार शंभुनाथ सारस्वत को देखे जा रहा था। ठीक है, आप ही दिमाग लगाओ, मगर इतना तो बता दो कि आपने दादाजी के ऑफर के बारे में क्या सोचा है? मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, मगर मैं दादाजी से इस काम के पैसे नहीं लूंगा। यूनो काजल, आपके घर में बहुत सी तारें उलझी हुई हैं, मुझे उनको सीधा करना है, कबीर ने कहा। पता नहीं क्या बोलते रहते हो, इस घर में तार नहीं इंसान रहते हैं। यार सुबह सुबह ऐसे एग्जाम्पल मत दिया करो। इतना कहते हुए काजल अंदर की तरफ चली गई। कबीर इससे पहले कुछ बोलता, मानसी अचानक से उस कमरे में आ गई जहां भी कबीर और काजल थे। जैसे ही मानसी कमरे में आई, उसने देखा कि काजल बेड के पास खड़ी थी और कबीर बालकनी में खड़ा था। उन दोनों को देखते ही मानसी को सांप सूंघ गया। काजल ने जैसे ही मानसी को देखा, उसका चेहरा उतर गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और दादाजी कहाँ हैं? मानसी ने पूछा। तुम कौन हो? सॉरी, आपको नहीं जानता, और जाते हुए गेट बंद करते जाना, कबीर ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। अपने आप को तुम समझते क्या हो? मानसी ने कहा। कम से कम इस घर का नौकर तो नहीं, कबीर ने कहा। तुम्हारी औकात वही है, मानसी ने कहा। तुमको ऐसा लगता है, मुझे नहीं, कबीर ने कहा। मैं जानती हूँ मैं गलत नहीं हो सकती, मानसी ने कहा। गलत फहमी का शिकारी होना अच्छी बात नहीं है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी हर बात के साथ कबीर धीरे धीरे मानसी के पास आते जा रहा था, जबकि मानसी वही खड़ी कबीर को जवाब दे रही थी। कौन किसका शिकार होता है ये तो वक्त ही बताएगा। कई दफा शिकार करने वाले खुद शिकार हो जाते हैं। देखते हैं कि मानसी से आगे कुछ बोलती, काजल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो। सुबह शाम तुम लोगों के पास कोई बात ही नहीं होती है। जब देखो तब लड़ाई करने के कहकर में रहते हो। काजल के बोलने के बाद सारे कमरे का माहौल बहुत ज्यादा शांत हो गया था। कबीर और मानसी ने इस वक्त उम्मीद नहीं की थी कि काजल कुछ ऐसा भी बोल सकती। दीदी, मैंने इस बार कुछ नहीं किया था, मैं तो बस दादाजी से मिलने आई थी, मानसी ने कहा। रहने दो, मैं भी यही थी, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, काजल ने पलट के जवाब दिया। अच्छा लीव इट, ये बताओ दादाजी कहाँ है? मानसी ने मुंह टेढ़ा करते हुए काजल से पूछा। वो नीचे गार्डन में है, काजल ने कहा। इससे पहले कि मानसी काजल से कुछ और बात कर पाती, काजल कमरे से बाहर निकल गई। मानसी को समझ आ रहा था कि कुछ तो रात में बहुत बड़ा गेम हुआ है। कबीर और काजल अचानक से शंभुनाथ के कमरे में कहां से आ गए थे? दरअसल मानसी रात को पार्टी में गई थी। वो घर भी बहुत देर से आई थी। उसको कोई आइडिया नहीं था कि रात को क्या हुआ है। काजल के जाने के बाद वो भागती हुई गार्डन में गई। दादाजी, गुड मॉर्निंग। शंभुनाथ मानसी की आवाज सुनकर चौंक गया। बाद में उसने हल्की भरी आवाज में कहा, हाँ बेटा बताओ। दादाजी, वो कबीर आपके कमरे में क्या कर रहा है? मैं वहां आपसे मिलने गई थी और मुझे वो दिख गया, सारा दिन खराब हो गया, मानसी ने शंभुनाथ को कंप्लेन करते हुए कहा। हाँ जानता हूं कि आपको कबीर पसंद नहीं है, मगर अब उसको पसंद करने की आदत डालनी पड़ेगी, शंभुनाथ ने बिना मानसी की ओर देखते हुए कहा। मतलब? मानसी ने चौंकते हुए पूछा। अब कबीर सारस्वत ग्रुप का सिक्योरिटी हेड है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शंभुनाथ ने मानसी को एक स्माइल के साथ कहा।
ये सुनने के बाद मानसी एकदम निशब्द हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कल का आया हुआ जोकर आज सारस्वत ग्रुप का सिक्योरिटी हेड कैसे बन सकता है? ये मानसी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। इससे पहले कि शंभुनाथ से मानसी कुछ और पूछ पाती, शंभुनाथ वहां से जा चुका था। परेशान मन के साथ मानसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये तभी उसकी नजर कबीर पे गई। कबीर उसको देख के मुस्कुरा रहा था। आज कबीर मानसी से बहुत ऊपर खड़ा था। उसको देखते हुए मानसी अपने मन में कहती है, एक दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी मिस्टर कबीर। क्या मानसी इस बात को कबूल कर पाएगी? आखिर वो क्यों कबीर को कंपनी से दूर रखना चाहती है? क्या कबीर इस जवाबदेही को निभा पाएगा? क्या मोड़ लेगी कबीर और काजल की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1 सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। कबीर को हराने की कोशिश में घर का हर आदमी पड़ा हुआ था। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है। आखिर में कबीर ने काजल और मानसी को लेकर कुछ ऐसी बातों का खुलासा किया कि सबकी बोलती बंद हो गई। कबीर अपने पक्ष पे बहुत मजबूती के साथ खड़ा था। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या कर रहा है। काजल को बहुत सारी ऐसी चीजों से दूर रखा जाता है जो मानसी को बहुत आसानी से दे दी जाती थी। हालत को बिगड़ता देख शंभुनाथ ने कबीर से कुछ अकेले में बात की। वापस आने के साथ कबीर सीधा घर के अंदर चला गया। घर के किसी भी आदमी ने शंभुनाथ सारस्वत के इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया। अगली सुबह जब मानसी ने कबीर और काजल को दादाजी के कमरे में देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। बाद में जब मानसी शंभुनाथ से मिली तो उसको पता लगा कि कबीर को सारस्वत ग्रुप का सिक्योरिटी हेड बना दिया गया है। ये सुनने के बाद मानसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके घर में क्या चल रहा है। कबीर अभी भी दादाजी के कमरे वाली बालकनी में ही खड़ा था। मानसी उसको नीचे से खड़े देख रही थी। मानसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि रातों रात कबीर को इतना बड़ा सम्मान कैसे मिल गया। कल सुबह तक जो इस घर का सबसे बड़ा जोकर था वो आज इस सारस्वत ग्रुप का हिस्सा बन गया। इन सब बातों के अलावा भी अलीशा को यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसके घर के सभी लोग इस फैसले को मान गए कि कबीर को ऐसा कोई पोस्ट दिया जाए। मानसी यही सब सोचते हुए घर के अंदर चली जाती है। वो आगे बढ़ते हुए इस बात की गंभीरता को समझ रही थी कि कबीर के हाथ अगर सिक्योरिटी प्लान आ जाता है तो क्या हो सकता है। हालांकि मानसी के हिसाब से कबीर बहुत ज्यादा बेवकूफ इंसान था तो इस तरह से वो कोई खास बेनिफिट नहीं ले पाएगा। लेकिन इस वक्त उसको ये बात भी परेशान कर रही थी कि अगर कबीर जैसा कोई नौसिखिया इस ग्रेट कंपनी के सिक्योरिटी कंसर्न को हैंडल करेगा तो क्या हो सकता है। मानसी अपने मन में अपने दादाजी को उनके इस फैसले के लिए बहुत ज्यादा कोस रही थी और खुद में बोल रही थी, आखिर क्या देखते हुए दादाजी ने उस जोकर को इतना बड़ा काम दे दिया है। अब तो हमेशा के लिए उस जोकर का भाव इस घर में पड़ जाएगा। मानसी लगता है कि अब तो घर छोड़ना पड़ेगा तुझे कुछ दिनों में। ये जब से दादाजी किडनैप होकर वापस आए हैं मुझे लगता है इनका दिमाग खराब होने लगा है। मानसी यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी वो कबीर से टकरा गई। मानसी ने गुस्से में कहा, अंधे हो क्या? उसने देखा नहीं था कि उसके सामने कबीर खड़ा है। हाँ मैडम, अंधा ही, इस घर के बाकी लोगों की तरह कबीर ने कहा। तुम, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या करूं। पता नहीं एक ही रात में तुमने मेरे घर वालों पे क्या जादू चला दिया है। मानसी ने अपने जैकेट के पॉकेट को खींचते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन मानसी जरा सोचो अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहले मैं सिर्फ एक आम सा इंसान था मगर अब सारस्वत परिवार का ही नहीं बल्कि सारस्वत ग्रुप का भी सिक्योरिटी हेड हूँ। कबीर नई मंजिल मुबारक हो। कबीर ने खुद का कॉलर ऊपर करते हुए कहा। उसकी हर हरकत मानसी को जलन में डुबोने के लिए बहुत काफी थी। ज्यादा खुश मत हो मिस्टर कबीर, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें एक दिन इस घर और काजल की जिंदगी से बहुत दूर कर दूंगी। बस तुम देखते जाओ कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मानसी प्लीज जरा आराम से। हाँ एक और बात, तुमने जो करना है कर लो, मगर एक बात याद रखना, कई दफा चीजें उल्टी भी हो जाती हैं। कबीर अब धीरे धीरे अपने एविल साइड में स्विच कर रहा था। मानसी को भी कबीर की बातों से ज्यादा उसका चेहरा अनकंफर्टेबल कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि कबीर आखिर में क्या करने वाला है। मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी कबीर, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं काजल जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। मानसी ने खुद को संभालते हुए कहा, इसलिए आज तक हफ्ते के हिसाब से पार्टनर चेंज करती हूँ। कबीर ने मुस्कुराते ही कहा, माइंड योर बिजनेस कबीर। मानसी ने गुस्से में कहा। उसको लग रहा था कि कबीर उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहा था मगर ऐसा नहीं था।
वरी नॉट मिस मानसी, आई विल शो यू द वे आई डू माई बिजनेस। कबीर ने बहुत आराम से लंबी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं तुम जैसे लोगों की जबान कितनी लंबी हो जाती है। क्या समझते हो कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है? मानसी ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, जबान सबकी एक जैसी ही होती है, मगर लोगों को जब मजबूर कर दिया जाता है तब दूसरों को पता लगता है कि उसके सामने वाले के पास भी कोई जबान थी। उसके बाद लोग परेशान होते हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। कबीर ने मानसी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी, पहले मैं पापा से बात तो करूं। मानसी जैसे ही आगे बढ़ने लगी, कबीर ने उसको टोकते हुए कहा, जानती हो मानसी, आज तक मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करूं, मगर तुम सच में उस इज्जत के लायक नहीं थी। अब मानसी के पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपना मुंह बनाया और वहां से आगे निकल गई। इस जगह तो ये साफ था कि कबीर और मानसी के रास्ते अब कभी नहीं मिलने वाले थे। अब बस कबीर को उस वक्त का इंतजार करना था जिसका अल्टीमेटम मानसी कबीर को देकर गई थी। खैर, कबीर जानता था कि मानसी की सोच क्या है। इससे पहले भी मानसी ने कबीर को बहुत दफा परिवार के सामने जलील करने की कोशिश की, मगर कबीर हर बार की तरह बच जाता था। कबीर को कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। मानसी से लड़ाई के बाद कबीर भी जल्दबाजी में केशव के घर की तरफ निकल गया। वो जानता था कि केशव और मीरा अभी क्या कर रहे हैं। बाहर निकलते वक्त उसके पास से नौकर गुजरा, जिसने उसको सलाम किया। कबीर एक पल के लिए रुका और मुस्कुराकर उसके विश का जवाब दिया। कबीर उस बदलाव को देख रहा था जिसको वो कितने दिनों से देखना चाहता था। आज पहली बार उसको इस घर में किसी ने सलाम किया था। कबीर के लिए ज्यादा सुखद बात यह थी कि कबीर को ये इज्जत उसके दम पर मिली थी। कबीर आराम से धूप से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था। आज ये धूप उसको जला नहीं रही थी। कबीर अब जल्दी से केशव के घर के अंदर चला गया। घर का दरवाजा खुला था, वो सीधा अंदर चला गया। घर के अंदर से उसको काजल के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। वो कोई पुराना इंग्लिश सॉन्ग गुनगुना रही थी। कबीर समझ गया कि वो कॉलेज के लिए तैयार हो रही है। ये काजल की हर रोज की आदत थी। अब कबीर का ध्यान गया मिस्टर एंड मिसेस वोल्केनो पर। कबीर ने ये नाम अपने सास ससुर का रखा था। वो कबीर पे अक्सर ही पढ़ते रहते थे, तो कबीर ने उनका नाम ही वोल्केनो रख दिया था। ये और बात थी कि वोल्केनो में कभी कभार ही ब्लास्ट होता है, मगर ये लोग तो हमेशा ही उसी मोड पे रहते थे। अब इसके बाद कबीर की नाक में बहुत बुरी सी बदबू आई। वो समझ गया कि कोई उसको बुला रहा है। उसने बिना सोचे अपना रास्ता किचन की तरफ कर लिया। वो नहीं जानता था कि आज उसने कोई काम नहीं किया है तो घर का सारा काम ऐसे ही होगा। किचन के अंदर आते ही कबीर ने देखा कि रात के सभी बर्तन अभी भी वॉश बेसिन में पड़े हुए थे। कबीर हंसी मजाक में उनको अपना बच्चा मानता था। वो अक्सर काजल से कहता था कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। कबीर ने जल्दी से अपना ड्रेस चेंज किया और अपने काम पे लग गया। वो अपने मन में सोचता है कि बेटा, इस घर में अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए ना, तो भी यहाँ के लोग आपसे बर्तन ही साफ करवाएंगे। कहाँ मेरी वो लाइफ थी जिसमें मैं फोन करके सबको साफ करता था। वो तो चलो तब भी ठीक था, यहाँ तो खाना बना के बर्तन साफ कर रहा हूँ। शायद मेरी लाइफ में सिर्फ सफाई ही लिखी। प्यार बहुत भारी पड़ गया रे कबीर भैया, बहुत भारी। क्या सोचा था कि पत्नी के साथ हनीमून पे जाऊंगा, कहा अब अपनी सास को हर सुबह हनी के साथ नाश्ता दे रहा हूँ। बर्तन धोते धोते वो कुछ पल रुका और फिर से खुद से बोलने लगा, कबीर तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम फिर से खुद से बात करने लगे। कबीर काजल की तेज आवाज आई। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि काजल उसको सुन ले। कबीर तुरंत सावधान हो गया। इसके पहले भी काजल ने उसको उससे अकेले में बात करने को मना किया था। कबीर अब खामोशी से अपना काम करने लगा कि तभी काजल किचन के दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि काजल कुछ कहती, कबीर ने खुद ही बोल दिया, मैं अब कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, देख लो मैं एकदम खामोश हूँ। काजल समझ गई कि कबीर अब नॉर्मल हो गया है। उसने उसे बात करने के लिए कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और बोली, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, ओके, शाम को मिलते हैं, और प्लीज मॉम एंड डैड से कोई बहस मत करना। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और वापस बर्तन धोने लगा। काजल के जाते ही कबीर फिर से खुद से बोलने लगा, बताओ, काजल कहती है कि मेरे मॉम एंड डैड से बात मत करना, लेकिन वो लोग ऑप्शन ही कहाँ रहने देते हैं। काजल ने बाहर से फिर से कहा, मैं यही हूँ, आप फिर से कुछ बोल रहे थे। कबीर ने नहीं बोल रहा बोल के काजल को गुड बाय किया। इतनी देर में मीरा और केशव भी अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। कबीर ने कुछ देर बाद नोटिस किया कि वो लोग कबीर से अपनी आई कांटेक्ट नहीं कर रहे। कबीर समझ गया कि रात की बहस के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हैं। कबीर ने भी दोनों को फोर्स नहीं किया कुछ कहने को। इंसान जब बहुत ज्यादा टूट जाता है तो सिर्फ वो ही
खुद को संभाल सकता है। अपने आप को सब कुछ बताते हुए भी कोई नहीं जानता था कि केशव और मीरा अब कबीर को किस तरह से देखेंगे। इन्हीं सवालों के साथ कबीर अपने काम को करता जा रहा था। जिस तरह अभी केशव और मीरा के जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, उसी तरह से कबीर भी उन्हीं सवालों के घेरे में था। कुछ देर तक खाना बनने के बाद कबीर ने देखा कि मीरा सारस्वत की तबीयत कुछ खराब सी हो रही थी। कबीर ने इस बात को नोटिस कर लिया, मगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने केशव के बॉडी लैंग्वेज को भी देखा था, वो नॉर्मल ही लग रहा था। कबीर जितनी देर काम कर रहा था उतनी देर में केशव 2 दफा किचन में आया, मगर उसने कबीर से कोई बात नहीं की। कबीर केशव की आंखों में रात का गुस्सा देख सकता था। इसी बात के कारण कबीर भी अभी उनसे बच रहा था। कुछ और होता इससे पहले ही वहां अलीशा आ गई। अलीशा को घर का उदास माहौल देख के समझ आ गया था कि मैटर अभी क्लोज नहीं हुआ है। फिर भी उसने कुछ कोशिश की। गुड मॉर्निंग मामा जी, अलीशा ने केशव को कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, केशव बहुत फीके स्वर में बोला। क्या हुआ मामा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अलीशा ने पूछा। कबीर ने अलीशा को बाहर आकर मिलना ठीक नहीं समझा। वो खाना तैयार करते हुए ही अलीशा और केशव की बातें सुन रहा था। तभी अचानक से घर के कमरे से किसी के दर्द में तड़पने की आवाज आई। कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ। जब कबीर भाग के अंदर आया तो उसने देखा कि मीरा सारस्वत जमीन पर गिरी हुई है और बेहोश हो गई है। कबीर के बाद केशव और अलीशा भी अंदर आ गए। केशव को समझ आ गया कि मीरा को हार्ट अटैक हुआ है। मीरा काफी दिनों से बीमार चल रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ सोचता, कबीर ने तुरंत मीरा को उठाया और घर से बाहर की तरफ लेकर भागा। क्या कबीर से केशव और मीरा के रिश्ते होंगे नॉर्मल? क्या अब वो कबीर को अपना लेंगे? क्या होगा मीरा की जिंदगी का? क्या होगा कबीर का अगला कदम? कबीर और काजल को शंभुनाथ के कमरे में देख के मानसी को बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। बाद में जब उसको पता लगा कि कबीर को सिक्योरिटी हेड बना दिया गया है तो उसको और भी ज्यादा खराब लग रहा था। गुस्से में मानसी की कबीर से बहुत ज्यादा बहस हो गई। वो इस बात को नहीं मान पा रही थी कि कबीर जैसा कोई आदमी ऐसी कोई पोस्ट ले सकता है। बातों ही बातों में मानसी ने कबीर को सीधा चैलेंज कर दिया। कबीर ने बहुत अच्छे से चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। मानसी के जाने के बाद कबीर केशव सारस्वत के घर आ गया। घर पे माहौल ठीक था। काजल कॉलेज के लिए निकलने वाली थी। कबीर घर की हालत देख के समझ गया कि उसके साथ यहाँ क्या होने वाला है। घर पे अभी भी बहुत सारे काम नजर आ रहे थे जो कबीर को करने थे। कबीर ने तुरंत बिना देर किए सब कामों को करना शुरू कर दिया। केशव और मीरा कबीर से बात नहीं कर रहे थे। कबीर ने भी कोई पहल अपनी तरफ से नहीं की थी। कुछ देर बाद अलीशा भी आ गई। अलीशा ने केशव से बात करने की कोशिश की। केशव का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। अलीशा ने जैसे ही पूछा कि क्या है मामा जी, कि तभी अंदर से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। अंदर जाकर देखने पर अलीशा को समझ आया कि मीरा सारस्वत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कबीर ने बिना देर किए मीरा को तुरंत अपनी गोद में उठाया और भागते हुए घर से बाहर निकल गया। कबीर जानता था कि क्या हो रहा है। अभी उसने किसी की भी परवाह नहीं की। केशव और अलीशा कबीर के पीछे भागते हुए आ रहे थे। केशव लगातार कबीर को आवाज दिए जा रहे थे। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? केशव ने कहा। पापा, अभी ये सोचने का समय नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ और क्यों जा रहा हूँ, कबीर ने केशव से कहा। इतना बोलते हुए कबीर अपनी कार के पास गया था। उसने पास आकर मीरा को तुरंत कार के पास रख दिया। फिर जल्दी से दरवाजा खोला और केशव को मीरा के साथ बैठा दिया। अलीशा उनके साथ नहीं आई। वो घर के अंदर गई सबको इन्फॉर्म करने के लिए। देखते ही देखते कबीर ने कार को बहुत रफ्तार के साथ पास के हॉस्पिटल की तरफ ले लिया। कबीर के चेहरे से साफ तौर पर टेंशन दिख रहा था। वो जानता था कि अभी 1 मिनट भी देरी की तो मीरा सारस्वत मौत के पास जा सकती है। मीरा की हर सांस के साथ कबीर की रफ्तार बढ़ते जा रही थी। कबीर ने बहुत अच्छे से ट्रैफिक को क्रॉस किया था। ये पहली बार हुआ था कि कबीर की कार में केशव बैठा था, वो भी ऐसे क्रूशियल स्टेज पर। कुछ देर के अंदर कार हॉस्पिटल में खड़ी हो गई। कबीर ने बहुत अच्छे से गाड़ी को स्लाइड करते हुए कार को पार कर दिया था। जिस तरह से गाड़ी पार्क हुई थी, हॉस्पिटल के बाहर खड़े लोग समझ गए थे कि सीरियस केस है। कबीर ने तुरंत कार से बाहर आकर मीरा को फिर से अपनी गोद में उठाया और अंदर की तरफ भागा। ये कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं था, मगर हालत को देखते हुए कबीर को यह फैसला लेना पड़ा था। वो जानता था कि अमीर लोगों को यह हॉस्पिटल पसंद नहीं आएगा, मगर कबीर तो कबीर ही था। वो तो अब किसी की सुनता ही कहाँ था। एडमिट होने के 10 मिनट बाद कबीर का सेलफोन पर अलीशा का कॉल आया। कबीर ने अलीशा को तुरंत हॉस्पिटल का नाम और पता बता दिया। जब कबीर का कॉल आया तो केशव को समझ आया कि उसने अपना सेलफोन घर के अंदर ही छोड़ दिया। अब उसके पास केवल कबीर का सेल यूज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत दिन पहले कबीर ने जब एक कॉल के लिए अपना सेलफोन केशव को देना चाहा था, तब केशव ने उसको नकार दिया। केशव ने कबीर के फोन का उस
दिन सबके सामने मजाक बनाया था, मगर आज उसको कबीर के फोन का सहारा था। मीरा की हालत अभी ठीक थी। जल्दी ट्रीटमेंट मिलने के कारण वो अब खतरे से बाहर थी, मगर डॉक्टर्स ने अभी भी उसको आईसीयू में रखा था। पेशेंट फॉर्म में जब डॉक्टर्स साइन लेने आए तो कबीर ने पूरे हक के साथ उस पेपर पे साइन कर दिया। जब कबीर का रिश्ता उस औरत से पूछा गया तो कबीर ने कहा, वो मेरी माँ है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर। कबीर ने जिस हक और उम्मीद से इस बात को कहा था, वो बात केशव को बहुत पसंद आई। मादेश के जाने के बाद केशव और मीरा बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे। एक तरफ वो कबीर की तरफ झुक भी रहे थे, मगर दूसरी तरफ केशव कबीर को नकार भी रहे थे। केशव इस वक्त बहुत अजीब सी उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। कबीर ने बहुत अच्छे से केशव और मीरा की देखभाल की थी। आज भी जब केशव को बेटे की जरूरत थी तो कबीर उनके लिए वहां खड़ा। देखते ही देखते घर के बाकी लोग भी हॉस्पिटल आ गए। प्रणव अपने साथ किसी बड़े डॉक्टर को भी ले आया था। अपने घर वालों को देखते ही केशव की आंखों से आंसू आ गए। ये लम्हा कबीर के लिए भी बहुत ज्यादा भारी था। आखिर से कबीर भी इसी परिवार का हिस्सा था। अब वो महसूस कर सकता था कि परिवार की क्या अहमियत होती है। उन्होंने केशव को बहुत हिम्मत के साथ सिचुएशन से लड़ने को प्रोत्साहित किया। प्रणव और अलीशा भी बाकी के अरेंजमेंट में एक साथ लगे हुए थे। वहीं नंदिनी मीरा के कमरे में थी। इन सबको साथ देख कबीर को भी अपनी फैमिली याद आने लगी। वो धीरे से उठा और हॉस्पिटल के बाहर आ गया। कबीर आज उदास था, मगर उसने कभी भी सोचा नहीं था कि वो अपने परिवार को ढूंढते हुए जीवन में इस मुकाम पे आ जाएगा। बाहर उसे एक चाय की दुकान दिखी। कबीर भारी और उदास मन के साथ उस दुकान की तरफ बढ़ गया। दुकान बहुत छोटी सी थी। कुछ एक लोग बैठ के पॉलिटिक्स की गर्मा गर्म डिबेट का मजा ले रहे थे। कबीर दुकान के अंदर गया और सीधे एक सिगरेट मांगी। बाहर आने के बाद कबीर ने सब घर वालों को ये बता दिया था कि कोई भी इस घटना के बारे में काजल को नहीं बताएगा। अगर ये बात काजल को पता चलती तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो सकती थी। वैसे भी कल रात को काजल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। अगर इन सब बातों के साथ आज उसको अपनी माँ के बारे में पता लगता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होगा। कबीर ने सब सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया था, मगर वो जानता था कि मीरा की तबीयत रात के इंसिडेंट के बाद ही खराब हुई है। वो एक पल को सोचता है कि काजल और इस परिवार को छोड़ के चला जाए, मगर जब भी कबीर काजल को छोड़ने की बात सोचता उसकी आंखों से आंसू आने लगा। वो काजल से बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। अपने आप को उसने इस बात के लिए कभी भी सही से नहीं मनाया था। काजल ने उसके अंतर मन को छुआ था। अब किसी भी कीमत पे वो काजल को भूल नहीं सकता था। यही सब सोचते सोचते कबीर इतना ज्यादा खो गया था कि उसको ये तक नहीं पता लगा कि उसकी सिगरेट खत्म हो गई और वो फिल्टर को बार बार अपने मुंह से फूंक रहा है। तभी पीछे से एक हाथ कबीर के कंधे को छूता है। ये अलीशा का हाथ था। क्या पी रहे हैं, सिगरेट या फिल्टर? अलीशा की बात को समझते हुए कबीर ने तुरंत उस फिल्टर को फेंक दिया। तो समझ नहीं आ रहा था कि वो अलीशा से क्या कहे। वो ऐसे भी बहुत बुरी बात को याद कर रहा था। तभी अलीशा ने उसको रिलैक्स करते हुए फिर से पूछा, क्या हुआ, आप ठीक है ना? कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। माँ कैसी है? अभी खतरे से बाहर है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अलीशा ने कहा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि कब तुम आ गई। कबीर ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने आज से पहले कभी भी आपको किसी बात में इतना ज्यादा खोया हुआ नहीं देखा था। इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। अलीशा ने बहुत चालाकी से कहा, जो जानती थी कि कबीर अभी अपसेट है और जब इंसान अपसेट होता है तो अक्सर वो सच बोल जाता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी ना ही मिले तो सबके लिए अच्छा होता है। बस मेरे पास भी कुछ ऐसे ही सवाल थे, कबीर ने कहा। अगर उन सवालों से जिंदगी तबाह हो सकती है तो उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ही क्यों हो रही है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप खो गए थे कहीं उन्हीं जवाबों के साथ? अलीशा ने कबीर को उलझाते हुए पूछा। हाँ कह सकती हो, कुछ के जवाब तो मैं जानता हूं, मगर डर भी लगता है कि कोई और उस जवाब को ना पढ़ ले। कबीर ने कहा, बहुत राज खुल जाएंगे है ना जीजू? अलीशा ने तुरंत कहा। वो कबीर को सोचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। अलीशा की बात सुनकर कबीर कुछ पल के लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, मगर हालत को समझते हुए उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। कबीर इस बात को मानना तो नहीं चाह रहा था कि अलीशा उसके साथ कोई माइंड गेम खेल रही है, मगर अभी की बातों को सुनकर कबीर 100% इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता था। मेरे राज कोई खुल जा सिमसिम का दरवाजा नहीं है जो खुल जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। ये सामने वाले इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस बात को किस परसेप्शन से समझने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने अलीशा को समझाते हुए कहा। वो अलीशा का दिमाग मोड़ने की कोशिश कर रहा था। मानती हूँ आपकी बात, मगर ये जरूरी तो नहीं कि हर कुछ अपने अंदर दफन करके रखा जाए। अलीशा ने कबीर को एक और मौका देते हुए कहा। अलीशा की इस बात को सुनकर कबीर अपनी जगह से उठ के अलीशा के कुछ पास आया और धीरे से बोला, देखो अलीशा, बात बहुत साफ है।
जिस परिवार के लिए तुम यहाँ आती रहती हो, मेरा मतलब पारिवारिक प्यार के लिए, मैं भी उसी के कारण यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मेरा सबसे बड़ा राज यही है। अलीशा कबीर की बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कबीर को उसके सबसे बड़े राज के बारे में कैसे पता लग गया, मगर वो कबीर से बस लेकिन ही बोल पाई कि तभी कबीर ने उसको फिर से कहा, बात साफ है, तुम्हारी एक जिंदगी है जो तुमको पसंद नहीं है, ठीक है। अब तुम उसको अगर बदल नहीं सकती हो तो दूसरी जिंदगी की तलाश करो। बस यही कहानी है मेरी और तुम्हारी। हम लोग बहुत कुछ बदलना चाहते हैं मगर हमारे हाथ कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट इट। अलीशा को इतना कह के कबीर पानी की जगह से उठ के हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे आलिशा यूं ही परेशान खड़ी थी। वो किसी भी तरह से कबीर की बातों को समझ नहीं पा रही थी। आखिर किसी को बिना जाने कोई किस तरह से आपके बारे में सब कुछ जान सकता है, वो भी तब जब वो सिर्फ आपका नाम जानता। इससे पहले कि कबीर हॉस्पिटल के अंदर आता, उसका फोन बजने लगा। फोन निकाल के देखने पर कबीर को पता लगा कि काजल ने उसको कॉल किया है। काजल का फोन रिसीव करने के साथ ही काजल ने उससे पहला सवाल यही पूछा कि वो कहाँ है। कबीर ने कुछ सोच के उल्टा सा जवाब दिया। कबीर उसको सच नहीं बताना चाहता था। तभी काजल ने कबीर को कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो कबीर? मुझे सब पता है, मॉम हॉस्पिटल में और इसके जिम्मेदार तुम हो। आखिर तुमने जो कहा वो करके दिखा ही दिया। कबीर ने काजल को रोता हुआ देखकर उससे पूछा, काजल आप कहाँ हो ये बताओ, आपको कोई गलतफहमी हुई? अब क्या करोगे जान के, वैसे मैं मॉम के पास हूँ। काजल ने इतना कह के फोन काट दिया। ये बात सुनकर कबीर की हालत खराब हो गई। उसने तो घर वालों को मना किया था कि काजल को कुछ भी नहीं बताया जाए, मगर यहाँ तो पूरी कहानी उल्टी हो गई थी। रोड के बीच में कबीर को परेशान होता देख अलीशा को भी शक हुआ कि कुछ तो दिक्कत वाली बात हुई। उसने अपने आप को संभाला और कबीर की तरफ बढ़ने लगी। कौन है इस खेल के पीछे? आखिर कौन कबीर और काजल को अलग करने की कर रहा है कोशिश? क्या काजल कबीर को समझ पाएगी? क्या मोड़ लेगी अब कबीर और काजल की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए डॉन नंबर 1 से। कबीर के जीवन में चुनौती खत्म होने के इंतजार में नहीं थी। वो जानता था कि उसके पास बहुत सब्र है। वो उसी के इंतजार में खड़ा रहा, मगर उसको कुछ नहीं मिला। मीरा की बिगड़ती तबीयत को देख के कबीर ने उसको तुरंत से हॉस्पिटल एडमिट करा दिया था। यहाँ पे केशव थोड़ा सा कबीर की तरफ झुका था, मगर वो अभी भी कबीर को खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। मीरा की हालत अब कुछ नॉर्मल हो रही थी। डॉक्टर ने भी केशव को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। इन सब के बीच कबीर परिवार को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसने इस वक्त अकेले रहने का सोचा। कबीर हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। अलीशा ने इस बात को नोटिस कर लिया था। वो भी कुछ देर बाद कबीर के पीछे चली गई थी। कबीर इतना ज्यादा इमोशनल था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि अलीशा कब से आकर उसके पास खड़ी है। जब उसको समझ आया तब वो चौंक गया। अलीशा को समझ आ गया कि कबीर का मेंटल स्टेट सही नहीं है। उसने कबीर के साथ बैठकर चाय पी और उससे बात करके उसके अंदर के तूफान को समझने की कोशिश की, मगर वो नहीं जानती थी कि कबीर हर मामले में उससे कहीं आगे खड़ा था। बातों बातों में कबीर ने अलीशा को याद दिला दिया कि जिस दर्द से वो खुद गुजर रही है उसी दर्द से कबीर भी घायल है। अलीशा इस बात को सुन के स्टन हो गई। वो यहाँ कबीर के राज सुनने आई थी और बदले में उसने खुद के राज को सुन लिया। कबीर अब हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ने लगा कि तभी काजल का उसको कॉल आया। काजल बहुत ज्यादा दुखी थी और कबीर को कोस रही थी। कबीर काजल की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वो ये तो समझ गया था कि किसी ने काजल को उसके खिलाफ भड़काया है, मगर ऐसा किसने किया था ये उसको पता नहीं था। उसने काजल से जानना चाहा कि वो कहाँ है, तो काजल ने उसको बताया कि वो हॉस्पिटल में है। कबीर अभी भी हॉस्पिटल के नीचे ही खड़ा था। कबीर को यूं ही रास्ते के बीच में देख अलीशा भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। कबीर के एक्सप्रेशन से अलीशा को ये तो समझ आ गया कि कोई प्रॉब्लम है, मगर क्या प्रॉब्लम है ये समझ नहीं आया। वो भागते हुए कबीर के पास आई। कबीर अभी अपने आप में ही कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, अब यहाँ क्यों रुके हुए हैं? अलीशा ने कबीर को टोकते हुए कहा। अलीशा की आवाज सुन के कबीर चौंक गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस काजल आ गई है। क्या तुमने उसको बुलाया है? कबीर की बात सुनकर अलीशा भी चौंक गई और उसने जल्दबाजी में जवाब दिया, नहीं तो मैंने उसको कुछ नहीं बताया है। आखिर जब मैंने सबको मना किया था तो काजल तक ये बात आई कैसे? कबीर ये सवाल खुद से ही पूछ रहा था और अलीशा से भी पूछ रहा था। कबीर इससे पहले कि कुछ और सोच पाता, अलीशा ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अंदर की तरफ ले गई। कबीर के जहन में अभी भी यही सवाल था कि काजल को आखिर मीरा सारस्वत के बारे में बताया किसने। जब कबीर मीरा के वार्ड के पास आया तो उसने देखा कि घर के सभी लोग एक साथ दिख रहे थे। उसकी आंखें काजल को तलाश रही थी। अलीशा कबीर के आगे आगे चल रही थी। कुछ पास जाने पर कबीर को काजल दिखी।
वो अपने पिता केशव सारस्वत को पकड़कर बहुत ज्यादा रो रही थी। कबीर सब कुछ देख सकता था, मगर काजल की आंख के आंसू नहीं देख सकता था। उसका मन बहुत ज्यादा उदास हो गया। वो जानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता था। कबीर अब जैसे ही काजल के पास आया, काजल ने गुस्से में बिना उसको देखे बोली, पापा मुझे कबीर से कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज इनसे कहो कि मुझसे दूर रहे। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि काजल को अचानक से क्या हो गया है। वो इतने ज्यादा गुस्से में है कि किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं। कबीर खामोश था। उसने काजल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो समझता था कि अभी कुछ भी बोलने का फायदा नहीं होगा। आलिशा ने काजल से बात करने की कोशिश की कबीर की तरफ से, मगर काजल इतना ज्यादा गुस्से में थी कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। आलिशा ने यहाँ एक और बात नोटिस की कि मानसी के अलावा घर का हर आदमी इस वक्त यहीं पे था। आलिशा के दिमाग में तुरंत ये बात आई कि हो सकता है मानसी ने गलती से काजल को बता दिया हो कि मीरा सारस्वत हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी वो यही सब सोच रही थी कि तभी मानसी वहां जाती। क्या हुआ मेरी चाची को? आने के साथ ही मानसी ने उदास चेहरे के साथ अपनी मां नंदिनी से पूछा। कुछ नहीं बेटा, अब वो ठीक है। कहो कि केशव भैया उनको सही समय पे हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती थी। नंदिनी की बात सुनकर आलिशा को बहुत अजीब लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि नंदिनी सिर्फ केशव मामा का नाम क्यों ले रही है, जबकि छोटी मामी को तो कबीर हॉस्पिटल आया था। बात बहुत साफ थी कि मैटर को गलत तरीके से इंडिकेट किया जा रहा था, मगर सवाल यह था कि ऐसा क्यों किया जा रहा था। खैर, अभी आलिशा ने इस बात को जाने दिया, क्योंकि उसका ध्यान अभी काजल पे ही था। काजल अभी भी गर्दन नीचे करके बैठी थी। हॉस्पिटल में बहुत घुटन का माहौल हो गया था। एक तरफ कबीर परेशान था तो दूसरी तरफ काजल भी बहुत ज्यादा दुखी थी। काजल को किस बात की गलतफहमी हुई थी वो अब तक कोई नहीं जानता था। सबको बस इतना पता था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इसके कुछ देर बाद काजल जब उठ के बाहर की तरफ गई तो आलिशा ने कबीर को फोन करके बता दिया कि काजल बाहर की तरफ जा रही है। उससे बात करके वो अपने सारे कंफ्यूजन क्लियर कर ले। हालांकि कबीर ने आलिशा को कुछ भी ऐसा करने को नहीं बोला था, मगर आलिशा ने हालत को देखते हुए ऐसा फैसला किया। काजल हॉस्पिटल के बाहर आ चुकी थी। अंदर के माहौल में वो खुद एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। एक तो माँ की चिंता और दूसरा कबीर से झगड़ा। काजल इन दो बातों को एक साथ संभाल नहीं पा रही थी। कहीं न कहीं उसके मन में इस बात का अफसोस था कि उसको कबीर से कम बात तो करनी ही चाहिए थी, मगर उसने तो उसको जलील करके सबके सामने ही भगा दिया। कई दफा हमारा गुस्सा हमें सही रास्ते से बहुत दूर ले जाता है। जो काम आराम से हो सकता है तब वो बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। काजल भी इसी एहसास के साथ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। तभी पीछे से एक हाथ आता है और काजल के कमर को पकड़ लेता है। काजल ने इस बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो जानती थी कि ये कबीर का एहसास है। हर एक बीतते पल के साथ काजल का गुस्सा अब पिघल रहा था। वो जानती थी कि वो कबीर से बहुत ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती थी। उस देर तक कबीर ने उसको वैसे ही पकड़ के रखा। उसके बाद उसने उसको धीरे से अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, जान, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती हूँ। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि मैंने आपको सही वक्त पे क्यों नहीं बुलाया। पूछना क्या है, आप जानते थे कि आपकी गलती है, इसलिए आपने मुझको नहीं बताया कि माँ की ये हालत हो गई है, काजल ने कहा। काजल की बात सुनते ही कबीर समझ गया कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। काजल को सच में किसी ने बहुत गलत तरीके से घटना को समझाया है। कबीर ने कुछ कहने से पहले आसपास देखा। कुछ दूर उसे खाली बेंच दिखी। उसने काजल को उस बेंच तक चलने को कहा। कबीर इस मैटर को आराम से डिस्कस करना चाहता था। हॉस्पिटल के बाहर ऐसे भी बहुत से लोग थे जिनके सामने सब बात करना ठीक नहीं था। जान, आप बात समझो जरा। अगर मीरा सारस्वत आपकी माँ है तो वो मेरी भी माँ है। मैंने आज तक कभी भी आपके पेरेंट्स को कोई भी दुख दिया है क्या, बोलो? तो आज ये बात आपके दिमाग में कैसे आ गई कि मैं माँ को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा? कबीर ने आराम से काजल को समझाते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, मगर आप ही बताओ कि कैसे अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई। सुबह मैं जब कॉलेज के लिए निकली तो सब ठीक था, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे सब हो कैसे गया? ओके, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि मुझे क्या पड़ी है माँ से जबरदस्ती बात करने की? क्या मैंने रात को जो किया था वो सही था? हाँ, वो सही था, उसमें मैं भी आपके साथ थी। मैंने रात वाली बात में आपका खुल के सपोर्ट किया था। मैंने तो पापा को भी कल बहुत कुछ बोल दिया था आपका सपोर्ट करते हुए। मगर कबीर, आप बात को समझिए, जितने जरूरी आप मेरे लिए हो उतने ही जरूरी मेरे पेरेंट्स भी हैं मेरे लिए, काजल ने कहा। यही तो बात मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि मैंने रात के बाद आपके माँ बाप से कोई बात नहीं की थी। मैं तो आपके सामने ही आपके घर के काम कर रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा
कैसे उन दोनों को नॉर्मल करूं, और आप मुझ पर ही शक कर रही हैं? कबीर ने गुस्से में कहा। उसकी बात से उसके मन का फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था। मतलब आपकी कोई भी बात नहीं हुई माँ से या पापा से? काजल ने चौंकते हुए कहा। आपको ही लग रहा है कि मैंने माँ को कुछ बोला जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है? कबीर ने कहा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, काजल ने अफसोस के साथ कहा। नहीं काजल, आप चाहो तो अपने पापा से पूछ लो, वो भी उस वक्त मेरे साथ ही थे। हाँ, एक और बात, माँ को जो कुछ भी हुआ था वो अलीशा के सामने भी हुआ था, कबीर अपनी सफाई में कहता है। काजल का वो भरोसा जो कबीर पे कम हो गया था, वो कबीर के हर बात के साथ वापस आ रहा था। इस बात की गवाही काजल का चेहरा दे रही थी। कबीर भी अब कुछ रिलैक्स था कि काजल को सच समझ आ गया था। इससे पहले कि काजल कुछ कहती, कबीर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए पूछा, आपने पापा से कोई बात तो नहीं की ना कि यहाँ क्या हुआ था? काजल बहुत दुखी थी कि कबीर को उसने गलत समझा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कबीर से किस मुंह से माफी मांगे। कोई भी रिश्ता भरोसे पे चलता है। आज काजल ने अपने रिश्ते पे शक करके अपने प्यार का अपमान किया था। काजल ने बहुत शर्मिंदगी में कबीर से कहा, नहीं, मुझे जब पता लगा कि माँ की हालत है तो मैं तुरंत आ गई। मेरी क्लास चल रही थी जिसे मैं बीच में छोड़ के आ गई। अच्छा, एक बात बताओ काजल, आपको किसने बताया कि माँ हॉस्पिटल में है? कबीर ने बहुत गंभीर होकर पूछा। काजल ने तुरंत जवाब दिया, मानसी ने बताया था मुझे कि माँ की ऐसी हालत है और वो इस हॉस्पिटल में एडमिट है। काजल के जवाब से कबीर को समझ आ गया कि क्या बात हुई होगी और किस तरह से काजल ने बातों का गलत मतलब निकाल लिया होगा। कबीर ने आखिर में काजल को माँ के पास जाने को कहा। काजल ने उसकी बात को मना नहीं किया और अंदर की तरफ चली गई, जबकि कबीर उसी बेंच पे बैठ के आगे के बारे में सोचने लगा। क्या थी मानसी की चाल? आखिर वो कबीर से दुश्मनी को किस हद तक ले जाना चाहती थी? सच जानने के बाद क्या होगा, कबीर का अगला कदम।